हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सर आप लोगों के सामने डियर स्टूडेंट, सामान्य विज्ञान के जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्यूज होने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है प्यारे बच्चों। जल्दी से सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करके अपना अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा लो, क्योंकि ये जो क्यूज होने वाली है साइंस की सर, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल साइंस के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, डीपी हुआ, आपके आरपी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ भाई आपके, इसके एचपी हरियाणा पुलिस वगैरह, जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे वगैरह, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है प्यारे बच्चों। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो और इस वीडियो को शेयर करके और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक बच्चे के पास नोटिफिकेशन आए। जिस बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलो, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आज की क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए क्या है सर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है भाई। ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो दूध को दही में बदलता है भाई आपके। कुल मिलाकर सर दही जमाने में जो हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी क्या है सिट्रेट। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम जमाता है। भाई हरियाणा वाले होंगे, खूब दूध जमाया होगा आप लोगों ने दही। तो सर यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि सर जो रेनिन है सर आपकी, वो क्या करता है, दूध को दही में जमाने में हेल्प करता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। भाई किसको सर आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेगार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज द, किसको कहा जाएगा सर आपके लीवर को, प्लीहा जिसको हम क्या बोलते हैं स्प्लीन, मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, हृदय को हार्ट बोलते हैं। तो लीवर को बोलते हैं सर, प्लीहा को बोलते हैं, मस्तिष्क को बोलते हैं या हृदय को बोलते हैं। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप कमेंट करके फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि सर किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अरे बोलो जल्दी बताओ, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा। प्लीहा को, जिसको हम क्या बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। और आपको मैं बता दूं सर, ये जो स्प्लीन होता है, प्लीहा जो होता है, ये एक्चुअली में सर क्या करता है, जब आरबीसी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। डेड जो मरी हुई आरबीसी जाती कहाँ है, प्लीहा में। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान इसीलिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है सर, आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, भाई मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिक्सर ग्लैंड कौन सी है। थाइमस, लीवर, अग्नाशय या प्लीहा। भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी। थाइमस, मैंने मिश्रित ग्रंथि पूछी है और आपको पता है कि मानव शरीर में एक ही तो ऐसी ग्रंथि है जो सर क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या होता है सर, पैनक्रियाज। अब यहाँ पैनक्रियाज ऑप्शन में नहीं आ रहा, अब बोले तो सर हिंदी में है वो ऑप्शन में, और वो हिंदी में ऑप्शन कौन सा है सर आपके, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। और ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे जब क्या करके आओगे आप, यकृत, लीवर करके आओगे। और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड। और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे जब क्या करके आओगे, लीवर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है सर, 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको 14 साल के बच्चों का विकास करना है तो यहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी, प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। क्या चीज़ ऐसी दोगे कि उस 14 वर्ष के बच्चों को दे दोगे तो सर उसके अंदर सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है लगभग। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी होती है, तो बच्चों में बता दूं सर, यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर बच्चों के लिए। एक ऐसी चीज़ जो सर शरीर के विकास के लिए, सर शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी सर, प्रोटीन की। ऊर्जा देने में भी हेल्प कौन करता है सर, प्रोटीन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सर आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। भाई विटामिन B12 है जो प्रचुर मात्रा में मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, जल्दी से बताएगा। काजू में, दूध में,
सेब में, तरबूज में। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना अपने माइंड में परमानेंट कि विटामिन B12 के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मैंने कहा कोबाल्ट धातु पाई जाती है किसके अंदर, विटामिन B12 के अंदर। और विटामिन B12 किसी भी वनस्पति के अंदर नहीं पाया जाता है, ये केवल एनिमल या एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। तो वो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है, दूध। तो सर दूध के अंदर विटामिन B12 काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। भाई यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन, मतलब एनर्जी देने का कार्य कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। मतलब यहाँ चारों में से हमें मेनली एनर्जी जो उत्पन्न करने का कार्य, वो तुरंत हमें इंसिडेंट एनर्जी देने का कार्य कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में। 1 ग्राम अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज ले रहे हो तो उससे हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर आप लोग फिर प्रोटीन का यूज ले रहे तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 ग्राम अगर आप फैट का यूज कर रहे हो तो 1 ग्राम वसा से हमें ऊर्जा मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो क्या है। मुख से निकली लार पाचन करती है। अगर आपके मुख से कोई लार निकल गई है वो किस चीज़ का पाचन करेगी, प्रोटीन का, मंड बोले तो स्टार्च का, या वसा का, या विटामिनों का। भाई मुख से अगर कोई लार निकली है तो वो किस चीज़ का पाचन करेगी, 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। सर मुंह से अगर जो लार निकलती है जिसको हम सहलाइवा बोलते हैं वो क्या करती है सर, स्टार्च का पाचन करती है, मंड का पाचन करती है। स्टार्च को किस में बदल देती है सर, आपके माल्टोज में, और स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। और यहाँ पर जो लार के अंदर एंजाइम मिलता है वो मेनली कौन सा मिलता है, टाइलिन भी मिलता है और एक सैलायूरी एमाइलेज मिलता है। तो टाइलिन मेनली हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, मानव में गुर्दे का रोग किससे प्रदूषण से होता है। भाई गुर्दे का रोग किस चीज़ के प्रदूषण से होगा, अरे बोलो जल्दी से आंसर बोलो, कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, गुर्दे का रोग निम्नलिखित से किसकी मात्रा बढ़ने पर होगा या किसके प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर दे दो फटाफट। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो सर आपको पता होगा कि जो सर कैडमियम होता है उसकी मात्रा बढ़ने पर सर कौन सा रोग हो जाएगा, जो गुर्दे से रिलेटेड होते हैं वो रोग हो जाते हैं, आपकी किडनी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। सर जो स्तनपाई होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है उसमें जो सर जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो मूलतः किस चीज़ से संबंधित है, जो श्वेत ग्रंथियां अतिरिक्त लवणों को निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से या यौन आकर्षण से। तो जल्दी बताओ सर, 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा यहाँ पर। तो सर आपके शरीर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट रखने में सर कौन हेल्प करती है, श्वेत ग्रंथियां मूलतः उस चीज़ से संबंधित होती है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सर आपके 10th की तरफ मूव करते हैं। ठीक है सर, 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, मूत्र बनता है। भाई यूरिन किस चीज़ से बनता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, यूरिन किस चीज़ से बनता है, संग्राहक वाहिनियों में, ये क्या लिख रखा है, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में। फटाफट आंसर दे दीजिएगा सर। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो सर हमारी जो संग्रहक वाहिनियाँ होती हैं उसके अंदर इसका निर्माण होता है, किसका, यूरिन का। अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जैसे आप शेयर करते हो तुरंत शेयर करके भेज देते हो। आप जैसे शेयर करते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा सा समय मिलता है तो उसको थोड़ी देर क्लिक करके रखा करो ताकि आगे पूरी वीडियो दिखाई दे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत शेयर मार दोगे तो फिर वो लिंक पूरा नहीं दिख पाता, किसी को समझ में नहीं आता किस चीज़ को शेयर किया है। तो अगले को शो करो कि किस चीज़ को हम शेयर कर पा रहे हैं। आई बात समझ में, तो शेयर कर दीजिएगा सर वीडियो को जल्दी से। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 के, क्वेश्चन नंबर 11 है सर आप लोगों के सामने। क्या है सर, असव यदि
एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? बोले तो सर घोड़ा अचानक से चलना शुरू कर दे तो जो घुड़सवार होता है उसके गिरने का जो आकांक्षा मतलब कितना कारण होगा, किस चीज़ के कारण? जड़त्व आघूर्ण के कारण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम। तो भाई अचानक से आप लोग बताओ किसी को कोई झटका देता है तो गिरने का क्या चांसेस रहता है सर? गति का नियम करवा रखा है ना आप लोगों को, गति का प्रथम नियम करवाया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो सर क्या था कि घोड़े के ऊपर बैठा था और वो किस कंडीशन में था? रेस्ट कंडीशन में। कौन? जो घुड़सवार था वो, और अचानक से चला तो एकदम से पीछे की ओर झटका लगा नहीं लगा, ठीक है, और एकदम से अगर रुकता है तो आगे की ओर झटका लगता है। तो सर ये जो आपके विश्राम जड़त्व जिसको हम इनर्सिया बोलते हैं उस चीज़ को 11 नंबर का क्वेश्चन शो कर रहा है सर, आपके रेस्ट इनर्सिया। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर? रॉकेट किस सिद्धांत के अनुसार प्रक्षेपित होता है? भाई रॉकेट जो होता है वो कौन सी थ्योरी के आधार पर निकलता है? संवेग संरक्षण की थ्योरी के आधार पर, या बर्नौली प्रमेय के आधार पर, या आवागाद्रो परिकल्पना के आधार पर, या ऊर्जा संरक्षण के आधार पर? 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो सर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट फटाफट आंसर दे दो सर। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है सर। अरे आंसर दे दो 12 नंबर का। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। जल्दी से शेयर करो बच्चों, लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, कम से कम मुझे 100 बच्चे लाइव चाहिए और आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जाता है तो भी आप सपोर्ट क्या करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर आप लोगों के सामने 30 नंबर का क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि नियमित की जा सकती है? मैंने कहा किसी पदार्थ का संवेग बोले तो मोमेंटम और वेग बोले तो वेलोसिटी, इनका अगर गुणनफल है तो मैंने कहा संवेग का वेग के साथ गुणनफल, वो निम्नलिखित में से क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं? क्या बनता है सर यहाँ पर? भाई वेग वेलोसिटी बनेगा, त्वरण एक्सीलरेशन बनेगा, बल बनेगा, या द्रव्यमान बनेगा? तो सर आपकी क्या बनेगा सर यहाँ पर? द्रव्यमान, मास बनेगा। आई बात समझ में? सर मैंने कहा सर 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का की है। मैंने कहा शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है वो क्या है भाई? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। क्या चीज़ होती है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु? क्या होगी सर? 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अरे 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। वो क्या होती है सर? आपकी समान गति होती है उसकी। क्या होती है प्यारे बच्चों? समान गति होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यदि आप एक इकाई समय में कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उस दूरी को हम क्या कहेंगे सर? आपके एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? त्वरण, चाल, या विस्थापन, या फिर वेग? अरे इतना आसान क्वेश्चन है। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई पर्टिकुलर टाइम में जो वो पाथ कवर करता है वो उसकी स्पीड होती है, वो उसकी क्या होती है? चाल होती है। आई बात समझ में? अब सर और उस पाथ को टाइम टेकन एक्चुअली में वही क्या कहलाता है सर? उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ताकार गति का उदाहरण है यहाँ पर। जो सर्कुलर मोशन होता है सर आपके, उसका उदाहरण कौन सा होगा? घड़ी की सुई की गति, सितार के तार की गति, तितली की गति, या ट्रेन की गति? भाई ये क्वेश्चन इतना आसान है, मैं छन पर लगाऊंगा एक जचा के, अगर ये इसका आंसर नहीं आ रहा तो 16 नंबर के क्वेश्चन का। भाई हिंट मिल रही है, कौन सी चीज़ यहाँ पर वर्ताकार घूम रही है? भाई घर में घड़ी नहीं लगी हुई क्या? पड़ोसियों की लगी हुई होगी। भाई वो घड़ी टिक 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 चलती है, नहीं चलती, तो वो कैसे? एक सर्कुलर मोशन में तो चल रही है। अब सितार का तार तो कुछ इस तरह से बंधा होता तो वो एक वाइब्रेटिंग मोशन में हो गया ना। आपके तितली की गति वो आपके देखो एक समान गति नहीं होती, इसकी असमान गति होती है। ट्रेन की गति एक समान गति होती है, एक सीधी डायरेक्शन में चलती है, बट इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। भाई इसकी जो चाल होती है उसके पर डिपेंड करती है। तो आंसर तो आपका कुल मिलाकर क्या जाएगा? घड़ी की सुई की गति कैसी? एक सर्कुलर मोशन है सर आपके। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है और उसको अपना भार ऐसे लगता है कि सर ज़्यादा है, वो किस समय लगता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। मैंने क्या कहा था कि सर जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, और जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो भाई कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण उसको भार अपना भार अधिक मालूम पड़ता है? 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर
दे दीजिएगा। तो सर जब कब पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। मतलब आपने देखा होगा, आप गए बड़े चाव से, आप मेट्रो स्टेशन में गए होंगे ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मेट्रो स्टेशन के अंदर मॉल के अंदर जाते हो तो सर आप जैसे लिफ्ट के अंदर प्रवेश किया, आपने बटन क्लिक किया और आप देखते हो कि बटन जैसे क्लिक हुआ तो लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जाने लगती है तो उसको क्या लगता है कि मैं क्या हो चुका हूँ, थोड़ा भारी हो चुका हूँ और पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है। तो वो सर कब होगा, तो यहाँ 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या करके आओगे प्यारे बच्चों, सी करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग होता है। भाई पृथ्वी के ग्रेविटेशनल का कितना भाग चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब आपको पता होगा कि सर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना और चंद्रमा का कितना, तो कहाँ कितना होता है, लगभग 1/6, 1/5, 1/4 एंड 1/3। भाई 1/6, 1/5, 1/4, 1/3। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है सर 18 नंबर का, इसका आंसर दे दीजिएगा। सब बच्चों को आना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, कई बार हम सुन चुके हैं। आंसर दे दो 18 नंबर के क्वेश्चन का। तो सर कितना होगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 19, तेल दीपक की बत्ती में तेल क्यों ऊपर चढ़ता है। तेल दीपक की बत्ती में तेल क्यों ऊपर चढ़ता है, भाई तेल ऊपर क्यों चढ़ता है। देखो कंफ्यूज हो रहा होगा भाई, दीपक की बत्ती जैसे आप लोगों ने क्या किया, दिया जला लिया। भाई दिया जलाया होगा ना आपने, ये दिया जल गया, अब इसकी ये तेल डाल रखा आपने इसके अंदर। अब यहाँ पर तेल ऊपर कब चढ़ेगा, किस कारण से, कि दाब अंतर के कारण या केशिकत्व के कारण या तेल की निम्न संयंत्रता के कारण या बोले तो गुरुत्वीय बल के कारण। तो आपको पता है कि देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये कोई एक बर्तन ले लिया, सपोज करो बर्तन के आपने कुछ भी ले लिया, लैंप की बत्ती ले ली। अब यहाँ लैंप ले लिया था, ये इसकी बत्ती ले ली। अब आप इसमें क्या डाल दिया था, सारी जगह तेल ही तेल डाल दिया आपने। आप डालने में तो एक्सपर्ट हुई, तो आपने क्या डाल दिया यहाँ पर सर, तेल डाल दिया। अब आप क्या देखते हो, कुछ समय पश्चात धीरे 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 ये तेल कैसे कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। अब इस तेल के ऊपर चढ़ने की जो घटना होती है, अब यहाँ पर जो घटना घटित हुई तेल के ऊपर चढ़ने की, इस घटना को हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, केशिकत्व कहा, कैपिलरी एक्शन कहा। आई बात समझे। तो केशिकत्व के कारण जो तेल दीपक की बत्ती में कहाँ चढ़ता है सर, ऊपर की ओर चढ़ता है। आई बात समझ में, चढ़ गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। बताओ सर कि वस्तु की हम मात्रा बदलें तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगी, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। भाई जल्दी से बता दो कि अगर हम वस्तु की मात्रा ही बदल देंगे तो उसकी किस चीज़ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं सर। उसका आयतन, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं जिस जगह में वो घेर रखा है। उसका भार बोले तो वेट चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर जो मास होता है, द्रव्यमान, वो अटिल होता है, वो सच्चा प्यार करता है खुद से। बाकी यहाँ पर तो खुद से सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं है, तुरंत बदल जाते हैं एक्स की तरह। आई बात समझ में। तो मैंने कहा सर आप लोगों को कि मैंने क्या कहा सर आप लोगों को, तो यहाँ पर द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता, वो प्रेजेंट है। एक्स भी यही था, फ्यूचर भी यही रहेगा, प्रेजेंट भी यही रहेगा। कौन सर आपका, द्रव्यमान, मास। क्वेश्चन नंबर 21, दूध उदाहरण है। भाई जो मिल्क है वो किसका उदाहरण है, मिल्क, दूध, कोलाइडी विलियन का, विलियन का या इमल्सन का या वायु विले का। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ पर सर 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या करके आओगे कि सर जो मिल्क होता है वो किसका उदाहरण होता है बच्चों, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सर जो दूध होता है वो किसका उदाहरण होता है, आपको पता होना चाहिए सर। जो इमल्सिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है, इमल्सन का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है सर, आपका मिल्क होता है। आई बात समझ में, दिल से दिल के तार जुड़ रहे हैं ना, कनेक्शन बन पा रहे हैं ना बच्चों। तो इस कनेक्शन को सभी बच्चों तक पहुंचाओ ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता है। भाई अगर हम किसी वस्तु को वायु में छोड़ देंगे तो उसका संरक्षण नहीं होता है, किस चीज़ का भाई, तांबा का, सोना का, सिल्वर का या लोहे का।
भाई कुल मिला के जल्दी से बता दो सर, 22वें क्वेश्चन की जल्दी से क्यों नहीं होता भाई, आपकी क्या कारण होता है? तो कौन से है सर यहाँ पर? सोना अगर हम वायु में छोड़ देंगे तो भी उस पर जल्दी से जंग नहीं लगेगी, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, उसकी चमक बरकरार रहेगी आपकी तरह। चाहे आप में बुढ़ापा आ जाए, आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी चमक बरकरार रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी ईंधन के अपविस्फोटी गुण को दर्शाती है? भाई आपके अपविस्फोटी रोधी जो गुण होता है, विस्फोटी जो गुण होता है, रोधी जो गुण होता है, वो कौन सा है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, मैक संख्या, ऑक्टेन संख्या या स्वर्ण संख्या? तो सर आपको पता होगा किसी भी ईंधन की जांच करते हैं तो किससे रिलेटेड करते हैं सर? जैसे आपके कैटर नंबर हुआ या फिर ऑक्टेन नंबर हुआ, तो डीजल पेट्रोल वगैरह इनकी जांच हम इसी से करते हैं सर। आपके आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 24, आपसे नज़रें मिलाते हुए, नज़ारे करते हुए निम्न में से कौन सा गुण तत्व का मौलिक गुण है? भाई यहाँ पर कौन सा गुण है जो तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार है, अणु भार है, परमाणु संख्या है, परमाणु घनत्व? कौन सा ऐसा गुण है जो तत्व का मौलिक गुण है? भाई किसी भी एलिमेंट का जो मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? कल वाली क्लास में करवाया था आप लोगों को कि सर सेम नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट, मतलब एक परमाणु के अंदर एक ही की, मतलब इसके अंदर जो तत्व होते हैं इसके अंदर एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। फर्स्ट लाइन थी लेक्चर की, एलिमेंट वाली। जिसने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में प्लीज़ देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि वीडियो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि शेड्यूल इसलिए सेट नहीं हो पा रहा कि लाइट का शेड्यूल फिक्स नहीं, कभी आंधी आ रही, कभी तूफान आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी टिड्डी के दल आ रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब ज़्यादा कर रखा है। इंटरनली वी आर स्ट्रॉन्ग, हम सब मजबूत हैं अंदर से, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लास रेगुलर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा दिलासा मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ, सच्चाई में बताना चाह रहा हूँ। भरोसा रखो आप लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल से आप जुड़े हो तो इसका पूरा फ़ायदा धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। ठीक है, पहले भी इतनी वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लीज़ जाकर उनको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को फील आए। आई बात समझ में? और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारा ये सिस्टम सेट नहीं हो रहा है या हमें ये चीज़ नहीं आ रही। तो कुछ सी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर, ना कि लाइव चैट चली इसमें नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्राइब करना ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है सर? 25 नंबर का क्वेश्चन, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कुछ नहीं करता। भाई उत्प्रेरक कैसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा सर? अरे बताओ रे, 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे दो कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है सर आपकी? अरे बताओ क्या कर देगा सर? परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा सर? परिवर्तित कर देगा। आई बात समझ में? परिवर्तित कर दिया ना? बिल्कुल सर, परिवर्तित कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया कि सर उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ठीक है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने, लुईस ने, कोसेल ने या रदरफोर्ड ने? अरे बताओ, उत्प्रेरक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? सर जल्दी से बता दो सर। उत्प्रेरक की खोज करने वाला, ऐसे याद रखना, ब्राज़ील से आया हुआ था बर्जीलियस, ऐसे याद रख लेना। उत्प्रेरक कहाँ से आया हुआ था? बर्जीलियस से आया हुआ था सर। आपके आंसर क्या जाएगा सर? 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहेंगे? मैंने कहा सर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण होता है CO2 प्लस N2, मैंने कहा सर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहेंगे? जल गैस कहेंगे, कोल गैस कहेंगे, प्रोड्यूसन गैस कहेंगे या प्राकृतिक गैस कहेंगे? अरे जल्दी से बोलो सर, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहोगे सर? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो सर हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। 27 का आंसर क्या जाएगा सर? प्रोड्यूसर गैस कहेंगे सर। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर? प्राकृतिक गैस में मुख्य रहता है भाई, जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर मुख्यतः कौन सी गैस मिलती है?
इथेन मिलती है, प्रोपेन मिलती है, ब्यूटेन मिलती है, या फिर बोले तो मीथेन मिलती है। तो सर जो प्राकृतिक गैस होती है जिसको हम बायोमास से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, उसके अंदर मेनली कौन सी गैस पाई जाएगी सर? आपके इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन या मीथेन। तो सर आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर आपने करवा रखा है कि सर जो नेचुरल गैस होती है उनके अंदर मैक्सिमम जो चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है सर? मीथेन मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, लिक्विड पेट्रोलियम में कौन सी गैस होती है? भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? भाई कौन सी गैस मेनली होगी? CO2 होगी, ब्यूटेन होगी, मीथेन होगी या SO2 होगी? तो प्यारे बच्चों प्यारा सा आंसर दे दो, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? सर प्लीज आंसर दे दो, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? आपको पता होना चाहिए कि सर एलपीजी के अंदर जो ब्यूटेन जो गैस होती है वो मैक्सिमम पाई जाती है, जिसका परसेंटेज लगभग आप लोगों को पता होगा सर कितना परसेंटेज? 80% मिलती है सर। कितनी मिलती है सर? आपके 80% मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सर आपके ब्यूटेन के अलावा और सेकेंडरी गैस भी पाई जाती है, और ब्यूटेन जो होता है सर आपका रंग रहित होता है, कलर लेस होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है? भाई यहाँ पर सबसे अधिकतम जो फ्यूल का जो मान होता है वो किस में होगा सर? चारकोल में होगा, गैसोलीन में होगा, हाइड्रोजन में होगा या प्राकृतिक गैस में होगा? तो निम्न में से किसका ईंधन मान अधिकतम होगा सर? जल्दी से बता दीजिएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बोलो बच्चों। 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो सर। यहाँ पर किसके ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो आपको पता होना चाहिए सर, ज़्यादातर आप लोग कहाँ कहाँ यूज करते हो हाइड्रोजन गैस का? आप लोग खुद जानते हो कि सर रॉकेट वगैरह के जो ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है। तो आई बात समझे? तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो आपको ईंधन का जो मान होता है सर फ्यूल का, वो अधिक होता है। किसका सर? आपके हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 31, अरे मेरे जवानों कहाँ जा रहे हो आप लोग? पूरे क्वेश्चन के क्यूज लिख करके जाओ ना, सोल्व करके जाओ ना, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले इस क्यूज का। क्वेश्चन नंबर 31, क्या मानव रुधिर का पीएच मान है? भाई सामान्य मनुष्य के ब्लड का जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। भाई अपना शरीर में पीएच मान ने कहें पतो कर हाँ कि भाई ई के पीएच मान इतनी हुआ है, तो थान एक चीज़ को ढंग से नॉलेज होगी कि सर क्या कि पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। मैंने कहा पीएच की रेंज 0 से लेकर 14 तक, बीच में किससे मुलाकात? 7। 7 से नीचे तो माध्यम क्या होगा? अम्लीय। 7 से ऊपर तो माध्यम क्या होगा? क्षारीय। यहाँ 7.4 पूछे तो अपना जो रक्त होगा वो क्या होगा? हल्का क्षारीय होता है। तो बोले तो लाइट बेसिक होता है। तो कितना होगा सर? आपके 7.4 नमकीन सा स्वाद होता है। किसका सर? हमारे रक्त का। क्वेश्चन नंबर 32, आपने नाम सुना होगा केकड़े का। चाइना वाले किसी को नहीं छोड़ते, सब चीज़ को खा जाते हैं। केकड़े के भीतर कितने पैर होंगे? भाई केकड़े के कितने पैर होते हैं? 12 है, 10, 8 या 6? अरे बोलो जल्दी से बोलो, दिल के राज खोलो और केकड़ों के जो टांगे होती है, पैर होती है, उनको जल्दी से जाके गिनो कितने होने चाहिए सर। हाँ भाई बिल्कुल सही जा रहे हो आप, एकदम राइट डायरेक्शन में बच्चा। गुड इवनिंग। इसको सर शेयर कर दो, मैं कह रहा हूँ 10 होते हैं संख्या पैरों की। ठीक है, आंसर मिल गया होगा जी सर। 33 नंबर का क्वेश्चन कि भेजेगा ना हमारा, हाँ बिल्कुल वही बात है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? भाई औसत है मानव मस्तिष्क का जो वजन होगा वो कितना होगा? नॉर्मली 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg और 1.63 kg। कितना होगा सर? आप लोगों को पता होना चाहिए औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। एवरेज सर जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार क्वेश्चन पूछ चुका है SSC। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो सर औसत मानव मस्तिष्क का वजन उतना होता है 1.36 kg। क्या होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मानव के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य मनुष्य के कान में 3 एक तरफ होती है, 3 एक तरफ होती है। इनकस, मेलस और ये जो करवा रखा है ना आपको, ये सारी तीनों एक कान में होंगी और 3 दूसरे कान में। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 6। तो 34 का आंसर क्या करके आओगे? 6। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहेंगे? ये आपका दिल।
फेफड़ों से अब वापस कहाँ भाई, आपके यहाँ पर मैंने कहा था फेफड़े लगा रखे हैं, उन फेफड़ों से दिल के अंदर ब्लड ला रहा है वापस, वो कौन लाएगी सर, आपके लीवर आर्टरी या फुफ्फुसीय आर्टरी या फुफ्फुसीय सिरा या वक्र धमनी। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। आपको पता होगा कि सारी धमनियाँ कैसे रक्त का संबंध करती है, शुद्ध रक्त का करती है, लेकिन एक धमनी होती है जो अपवाद होती है जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ फुफ्फुसीय धमनी कहाँ होगी, जो सर शुद्ध रक्त को एक्चुअली में फेफड़ों के लिए रक्त को लेके जाती है, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त लेने जाने का कार्य। बिल्कुल सर, तो कौन सी करेगी सर, यहाँ कहाँ गई आपके फुफ्फुसीय धमनी, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी सर आपके वो तो क्या करती है शुद्ध, लेकिन यहाँ अपवाद पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, हाँ बिल्कुल। तो फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, क्योंकि सारी धमनियाँ तो शुद्ध रक्त का कर देंगी ना, तो यहाँ हमें अपवाद बच गए ना। तो फुफ्फुसीय सिरा आई बात समझ में, एक ही तो नहीं करती, आएगा तो प्योर ब्लड। प्यारे बच्चों जिसको कंसेप्ट समझ में अभी भी नहीं आया है, आंसर जाएगा इसका पल्मोनरी वेन, हमारे जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लेके आती है और हृदय से वापस पंप होता है रक्त अशुद्ध रक्त। तो हृदय से धमनियों के अंदर कौन लेके जाएगी सर, आपके एक धमनियाँ और जाती है, ये जो फुफ्फुसीय धमनी, तो वो अलग चीज़ है सर आपकी। यहाँ फुफ्फुसीय सिरा की बात हो रही है, पल्मोनरी वेन की। क्वेश्चन नंबर 36, WHO की स्थापना कब हुई थी। आंसर गलत दिया तो चंपड़ खाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे। 1909 में, 1948 में, 1950 में, 2015 के अंदर। तो आपको पता होगा सर 7 अप्रैल 1948 को सर ये स्थापना हुई थी, किसकी सर, आपके सामने WHO की। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आंसर नहीं बोले भाई। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रस अधनोम है सर आपके, और सर अपने इंडियन की तरफ से भी अलग हैं सर आपके। तो सर पूनम खेत्रपाल जी जो हैं वो भारतीय WHO के डायरेक्टर है सर, जो एशिया महाद्वीप को कंट्रोल में रखकर चलती है। क्वेश्चन नंबर 37, औसत वयस्क शरीर में कितना रक्त होता है भाई। अगर अपन सपोज करो अपना नॉर्मल बॉडी है तो उसके शरीर में जो ब्लड होगा वो कितना होगा, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो सामान्य मनुष्य में औसतन जो ब्लड का लेवल होता है वो कितना होता है सर। तो आपको अच्छे से पता होगा कि मनुष्य के अंदर अलग होता है, शिशु के अंदर अलग होता है, बच्चों के अंदर अलग होता है, जो बच्चे बड़े हो गए माँ बाप बनने लगे तो उनके अंदर अलग होता है। तो सर सब में अलग अलग क्या होता है सर, आप लोगों को पता होगा ब्लड होता है। तो सामान्य मनुष्य को पूछा है तो उसमें रक्त कितना जाएगा सर आपके, अरे ऑप्शन 37वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। तो सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर के लगभग रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं भाई, कितने छेद हैं आपके हृदय में, कितने चैम्बर होते हैं। तो ये तो चैम्बर तो 4 होंगे, तो 4 ही क्या होंगे सर आपके वॉल्व कपाट होंगे। आई बात समझ में। और यहाँ पर ये 4 कपाट हो चुके हैं। किसी को नाम जानना है तो बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, सेमिल्यूनर वाल और एक हो गया एरोटिक वाल। तो बाइकस्पिड को द्विवल्य कपाट, ट्राइकस्पिड को त्रिवल्य कपाट, और उसके अलावा सर ये जो आपके वाल होते हैं ये हमारे हृदय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेमिल्यूनर वाल को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, और सर जो एरोटिक को बोलते हैं धमनीय कपाट। वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से, लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है ये, बोलने की जरूरत नहीं होती। मानव के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है भाई। सामान्य मनुष्य के अंदर लोहे की जो अगर कमी हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, रक्तता हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगी या रिकेट्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपके अंदर विटामिन की क्या है, शरीर के अंदर लोहे की क्या है कमी आई तो क्या होगा सर, आपको पता है एनीमिया रोग हो जाएगा, और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में काफ़ी नुकसानदायक होता है उसको और उसके बच्चे को, ठीक है, जिससे फिटल की डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सर, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। मानव का जो कुल रक्त का जो आयतन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होगा, 45, 50%, 55%, 60%। तो सर मैंने कहा हमारा जो रक्त होता है वो मैक्सिमम कितना 100% हिस्सा लेके चले। तो सर मैं बताना चाहूँ सर आप लोगों के सामने 40वें क्वेश्चन का हमने 100% हिस्सा ले लिया, तो उसमें 2 भागों में बांटा। एक तरफ सर आपका जो मेन ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है, और एक तरफ कौन सा है सर आप लोगों के सामने सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट क्या होता है सर आपके 55% के लगभग, उसमें क्या होता है सर आपके
प्लाज्मा। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपको पता होगा। 100 में से 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस वालों को स्पेशल। तो आपको पता होगा सर क्वेश्चंस का लेवल यही होता है और हमारे एग्जाम में भी यही आता है। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है सर? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है। मैंने कहा कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी गिरती हुई वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होगी सर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसका मान क्या रहता है सर? नीत रहता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है, शून्य होता है? जल्दी से बताओ कि सर टेम्परेचर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिर रही है तो टेम्परेचर वगैरह की तो कोई बात हो ही नहीं रही। तो सर उसकी अगर मैं बात करूँ तो सर 41 का आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर सर उसकी गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या चेंज रहेगा सर? वो क्या रहेगी? सफलतापूर्वक बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आने किस चीज़ का संकेत होता है? मैंने कहा सर ये 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं ना भाई। अचानक से बढ़ जाए बैरोमीटर, अचानक से मीडियम पे आ जाए, अचानक से गिर जाए, या फिर एकांतर समांतर से चलता है। तो सर क्या घटना घटने वाली होती है? किस चीज़ की आकांक्षा? मौसम साफ रहेगा भाई, साफ था और अचानक से गिर जाए तो साफ में क्या चेंज हो जाएगा? बरसात होगी? नहीं सर। ठंडा होगा? नहीं सर। तूफान आएगा। किसी ने भी अगर आपकी नोटिफिकेशन बेल के साथ छेड़छाड़ कर ली है तो उसकी सेटिंग को सही करो। अगर सेटिंग सही नहीं हुई तो कोई छेड़छाड़ करेगा आपकी सेटिंग के साथ फ़ोन की तो दिक्कत होगी। तो फ़ोन की सेटिंग को सही रखोगे तो सर नोटिफिकेशन बेल आपका दबेगा, और नोटिफिकेशन बेल दबेगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो फिलहाल जिसने भी नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। क्वेश्चन नंबर 43 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। अगर हमने किसी वस्तु के ऊपर कोई वर्क डन कर दिया, वो किस चीज़ पे? प्रयुक्त बल पर, विस्थापन, प्रारंभिक वेग पर या अंतिम वेग पर। तो किसी वस्तु पर किसी के द्वारा किया गया कार्य वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो वो सर किस पे करता है? प्रारंभिक वेग के ऊपर क्या करता है सर? निर्भर करता है। आई बात समझ में सर आप लोगों को? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है सर? आप लोगों के सामने स्क्रीन से नज़रें मिलाते हुए सर देखो क्या है, पढ़ते हैं। किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो, मैंने क्या कहा? किसी वस्तु की वेलोसिटी आपने क्या कर दी सर? 4 गुनी कर दी, तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग 4 गुना हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, स्थित ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या जाना चाहिए सर? उसका जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, जो मास का द्रव्यमान का सर जो वेग के साथ गुणनफल है वो कितना हो जाएगा सर? कंप्लीटली 4 टाइम्स ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब उसके पीछे से सर लगभग कितना काफ़ी गुना हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा सर आपकी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 45 क्या है सर? जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी। मैंने कहा सर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है सर? उसकी बढ़ी है तो आपके, तो सर उसकी गति दुगनी हो जाएगी। क्या गतिज ऊर्जा की दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, या 3 गुनी बढ़ जाती है? तो कितना परसेंटेज चेंज जाएगा सर? 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपके? 3 गुनी बढ़ जाती है सर आपके। 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपके सामने? सॉरी, चौगुनी हो जाती है सर। क्या जाएगा? चौगुनी हो जाती है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सर जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होगा, या फिर उस कोयले को तो जलाने पर इनकम्प्लीट ऑफ कमीशन मतलब कोक का निर्माण हो तो वो नुकसान करता है। तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है? कोयला, केरोसिन, डीजल या हाइड्रोकार्बन? तो यहाँ पर सबसे कम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कौन फैलाता है? क्वेश्चन नंबर 46 पे आ चुके हैं और आप आंसर अभी भी सही नहीं दे रहे हो। कुछ दिल में छुपा रखा है क्या? बता दो सर कमेंट में, सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर आपके? हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है सर आपके। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भी काफ़ी कार्य प्रकृति पे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कोयले की विभिन्न किस्मों से किस्में कार्बन का प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ पर मैंने कहा कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं, 4 वैरायटी के होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है, कोयला होता है, जिसका नाम क्या होता है सर आपके सामने? एंथ्रासाइट, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सारे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर चारों में सबसे बेस्ट किसको माना जाता है सर? एंथ्रासाइट का, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या होती है सर? ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है?
पर रूम टेम्परेचर पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी? सीसा, निकेल, टीन, पारा। तो आपको पता था, आपका पारा अगर ख़राब होगा तो लोगों को नहीं पता चलेगा, तो इसलिए पारा सही रखो जो सामान्य ताप का द्रव होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? भाई यहाँ पर कार्बन किस में नहीं है? हीरा में नहीं है, कोयला में कोना, ग्रेफाइट में कोना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कार्बन किस में नहीं है प्यारे बच्चों? कार्बन किस चीज़ में नहीं होगा? हीरे में नहीं होगा, कोयले में नहीं होगा, ग्रेफाइट में नहीं होगा। किस चीज़ के अंदर कार्बन नहीं होता है? 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। 49 जो 49वां क्वेश्चन है सर, उसका आंसर क्या जाएगा सर? यहाँ पर कार्बन सब में मिलता है। हीरे में सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप जो कार्बन का होता है, अति शुद्ध रूप होता है। ग्रेफाइट भी दूसरे नंबर पर इसके अंदर। वैसे कोयले के अंदर एंथ्रासाइट, तो सब में कार्बन मिलता है। तो कौन सा ऐसा कार्बन वाला है ही नहीं जिसके अंदर कार्बन नहीं मिले। आज का लास्ट क्वेश्चन सर, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। जो गैस वाहनों से निकलती है वो प्रदूषित गैस कौन सी है? मार्स गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होगी? 50वें क्वेश्चन लास्ट सर आंसर दे दीजिएगा सर। वाहनों से जो गैस निकलती है वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज की वीडियो की जो क्वेश्चंस के कलेक्शन थे बच्चों, ज़रूर बताइएगा कैसे क्वेश्चन रहे। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और आज की प्यारी सी थॉट प्यारे से बच्चों के लिए, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ते स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों को रास्ता भी रोक लेता है। आपको ऐसा बनना है कि सर पानी की तरह बनना है कि जिधर चलो उधर ही आपका रास्ता बन जाए। ऐसा नहीं कि पत्थर की तरह अगर सामने आ गया तो चोट तो लगती है अगले को और उसका रास्ता और रोक लेता है। तो आपका रास्ता हम नहीं रोकेंगे, आपका रास्ता बनाएंगे, पानी की तरह ही बनाएंगे। तो इस रास्ते को और आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें आप लोग, और कोशिश कीजिएगा कि कोऑपरेट करने का, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम क्लास को सही ढंग से रेगुलर नहीं कर पाते। लेकिन जब भी हमें सही ढंग से टाइम मिल पाता है तो हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और देखते रहिएगा जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों।